नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द खास खबर। आज की खास खबर में बात होगी मॉर्गन स्टैनली के द्वारा आई पब्लिश रिपोर्ट के बारे में, जो 3 अक्टूबर 2023 यानी आज से 2 दिन पहले ही पब्लिश की गई है। अब उस पब्लिकेशन के अंदर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इंडिया की जो हालत है, जो उनकी इकोनॉमी की हालत है, उसे इक्वल वेट से हटाकर ओवर वेट के अंदर डाल दिया है। अब ये कोई बॉडी शेमिंग करने वाले टर्म्स नहीं है, बल्कि काफ़ी अच्छे टर्म्स है, जिनका मतलब ये है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर है पूरे दुनिया के कंपैरिजन में। और वहीं उन्होंने एक बात और की है कि जो चाइना है उसकी इकोनॉमी इंडिया के मुकाबले आधे दर से बढ़ना शुरू होगी। अब इसके अंदर इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है उसका मतलब है क्या, ओवरवेट, इक्वल वेट और सेमी वेट का इन सब का मतलब होता क्या है, इन सब के बारे में बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जीडीपी ग्रोथ होने के साथ साथ के अंदर जो लोगों की इनकम होती है पर कैपिटा इनकम के साथ में वो भी बढ़ती जाती है। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया की 2031 तक इकोनॉमी है वो तकरीबन 6.7 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, जो कि अभी के टाइम पे 3.734% के आसपास है, समथिंग ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अब आप लोगों को ये समझना होगा कि आखिरकार मॉर्गन स्टैनली ने ये रिपोर्ट क्यों निकाली और इस रिपोर्ट के निकालने के पीछे और कितने सारे बेसिस हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जीडीपी होती क्या है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर इंडिया में बनने वाले गुड्स और सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, जो ओवरऑल गवर्नमेंट के पास में टैक्स आता है, जो रेवेन्यूज इकट्ठा होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल जो कॉस्ट होता है उसको जीडीपी बोला जाता है। जैसे सपोज कीजिए 3.7 ट्रिलियन की अगर हमारी इकोनॉमी है तो इसका मतलब यह है कि इस साल के अंदर 3.7 ट्रिलियन के गुड्स या फिर सर्विसेज इस बार प्रोजेक्ट हुई है या फिर उत्पन्न हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी मिलाकर इंडिया की ग्रोथ रेट दर्शाती है। इंडिया की ग्रोथ रेट की बात करें तो 2022 के अंदर तकरीबन 7.2% थी, जबकि पेंडेमिक का असर इंडिया के ऊपर से लगभग हटा ही था। जबकि पेंडेमिक का जो असर है वो इंडिया के ऊपर से लगभग हटा था। उसके बाद में आगे बात करें तो इस साल जो प्रोजेक्ट की गई है आरबीआई और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा, वो तकरीबन 6% के आसपास है। कई रिपोर्ट के मुताबिक 6.5% थी स्टार्टिंग में और उसके बाद में ये घटती 6% के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन अगर बाकी की दुनिया को देखा जाए तो उनके हिसाब से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमने इन्फ्लेशन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से रोक कर रखा है। अब क्यों रोक के रखा है, कैसे रोक के रखा है, वीडियो देखते रहिए, अंत में आपको ज़रूर पता चलेगा। अब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसके बढ़ने के पीछे के 2 रीजंस है। सबसे पहला है कि ग्लोबल स्लो डाउन। इसका मतलब होता है वैश्विक मंदी, मतलब पूरे विश्व के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर, कोरोना पेंडेमिक, चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव, इसको लेकर ओवरऑल जितनी भी दुनिया है, जितने भी और बाकी के देश है, उन सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितनी स्पीड से उनको बढ़ना चाहिए था। उनकी जो नॉर्मल जो स्पीड है बढ़ने की वो 2% है, किसी की 3% है। चाइना की बात करें तो वो -1% या 2% के आसपास होगी। कई सारे ऐसे प्रोजेक्शन लगाए जाते हैं कि चाइना की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं है। उसके पीछे मैं अंत में बात ज़रूर करूँगा। आगे बात करते हैं, इकोनॉमी बढ़ने के पीछे एक दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को उस स्पीड से नहीं बढ़ाया है जो बाकी की गवर्नमेंट्स ने बढ़ाया है। जैसे यूएस की बात करें तो उन्होंने 1.6% के आसपास की स्पीड से अपने रेपो रेट को हाई किया था, जिसकी वजह से वो बढ़ने वाले इन्फ्लेशन को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो उनका खुद का डेट है वो 31.2 ट्रिलियन के आसपास को भी पार कर चुका है और गवर्नमेंट अब और ज़्यादा जो नोट है, जो डॉलर्स है, उनको प्रिंट करने की कोशिश कर रही है, जो कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जड़ों में जाकर बैठ जाएगा और उन्हें ग्रो होने नहीं देगा। वहीं इंडिया की बात करें तो आरबीआई ने 6.5% की जो हमारी रेपो रेट है उसको होल्ड करके रखा है। अब आप लोगों को नहीं पता रेपो रेट क्या होती है तो वो बता देता हूँ। रेपो रेट होती है जो आरबीआई गवर्नमेंट बैंकों से चार्ज लेती है इंटरेस्ट का। जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का, ब्याज लगाकर वो 12,000 रुपये का आपको पड़ जाएगा। अब उसमें से आप ये मान के चलिए कि आपसे 10% का इंटरेस्ट लिया गया है बैंक से। जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन उठाती है और जो आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है वो होता है 6.5%। तो इसका मतलब है उसमें से 6.5 रुपये बैंक के पास चले गए और जो बाकी के पैसे बचते हैं 3.5% वो बैंक अपने पास में रख लेती है। इसे बोला जाता है रेपो रेट, जो कि आरबीआई बैंकों से लिया करती है। एक टाइप का इंटरेस्ट होता है आरबीआई का। वहीं बात करें रेपो रेट की तो 8 जून 2023 तक तकरीबन 6.25% के आसपास थी और इस बार उसके बाद में ही उसे बढ़ाकर तकरीबन 6.5% के आसपास कर दिया गया है, जो कि ओवरऑल जो हमारे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने में काम आता है। अब इन्हीं सबको देखते हुए आरबीआई और जो ग्लोबल स्लो डाउन है उन सब की वजह से इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो एक मैंडेटरी स्टाइल में चलती जा रही है। उसे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इन सारी वॉर्स और जो इतने सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए हैं या फिर कुछ और परिस्थिति जो भी ग्लोबली चल रही है।
वहीं अगर बात करें जो हमारी अभी ओवरऑल ग्रोथ है वो तकरीबन 6.5% से लेकर 6% के आसपास में है। अब इसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा तकरीबन 7 सालों तक, और उसके लिए कई सारे मेजर्स हैं जो हमें अपनाने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी इकोनॉमी इतनी स्पीड से ग्रो ना करे और शायद तक वो 5% के आसपास आके रुक जाए। अब वो मेजर्स क्या है? सबसे पहले हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा। अगर हमारी जीडीपी को देखा जाए तो ओवरऑल जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसकी वजह से 50% जीडीपी आती है, 25% आता है मैन्युफैक्चरिंग से और जो बाकी का 25% है वो आता है एग्रीकल्चर से। अब ये किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उसे 50% होना चाहिए, और जो सर्विस सेक्टर है 50% नहीं तो एटलीस्ट 40% के आसपास होना चाहिए, और जो सर्विस सेक्टर है वो उसके अंदर काम करना चाहिए। कई सारे विदेशी कंपनीज के जो मालिक होते हैं या फिर जो विदेशी नागरिक होते हैं वो इंडिया में आने चाहिए काम करने के लिए, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग बनाने के साथ साथ में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो ग्लोबल लेवल पर दूसरे प्रोडक्ट से टक्कर ले पाए। अब आपको पता होगा कि इंडिया जो कार मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर 3rd नंबर पर है, लेकिन आज भी जो जर्मन कारें होती है उनको गोल्ड माना जाता है। इसके पीछे के रीजंस है क्योंकि उनकी जो हाई बिल्ड क्वालिटी होती है और जो उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो इंडियन कारों से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, और जर्मनी ने इसके ऊपर महारत हासिल कर रखी है। वही रीज़न होता है, भले हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कितनी भी बढ़ा ले, अगर वो ग्लोबल लेवल पर टक्कर नहीं दे सकती किसी प्रोडक्ट को तो वो किसी काम की भी नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। इसका मतलब होता है कि एक इंसान एक साल में कितना पैसा कमाता है इंडिया के अंदर। इंडिया की बात की जाए तो वो तकरीबन $2,600 है। यूएस की बात की जाए या फिर यूके की बात की जाए तो वो तकरीबन $47,000 के आसपास है। काफ़ी ज़्यादा फर्क है, लेकिन उसमें आबादी का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है। वैसे देखा जाए तो वहाँ पर यूके और यूएस के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है उसमें अनइक्वालिटी हद से ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ लोग हद से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोगों के हाथ में कुछ भी पैसा नहीं आ रहा। इसे बोला जाता है अनइक्वालिटी इन पर कैपिटा इनकम, जो कि ओवरऑल इंडिया के अंदर काफ़ी कंट्रोल के अंदर है देखा जाए। वहीं बात की जाए मॉर्गन स्टैनली की तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि तकरीबन 2031 तक $4,500 है वो एक आम आदमी की कमाई हो जाएगी, जो कि एक अच्छी रिपोर्ट है। लेकिन उसके साथ साथ में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा बनाने जा रहे हैं उसके साथ साथ में हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट होती है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा औरतें हैं वो काम करने के लिए बाहर निकले और जो सर्विस सेक्टर है उसमें अपना योगदान दें। अभी देखा जाए तो 10 में से तकरीबन 3 महिलाएं हैं वो काम पर जाती है, जो कि डेली वेजेस वर्कर की बात कर रहा हूँ, और जो मर्द हैं उनमें से 80% जाते हैं। इसका मतलब है कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है। मैन और वुमेन का तकरीबन 40 to 60% रेशियो होना कंपलसरी है, तब जाकर कोई देश है वो ग्रोथ में आगे बढ़ता है। वहीं अगर बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो इंडिया के अंदर 2008 में तकरीबन 3.1 और 4.8 के आसपास थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो वो तकरीबन 7.9% के आसपास है। मोटा मोटी 8% मान लीजिए कि मतलब हर 100 में से 8 जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। असलियत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं। हमें इसी को भी किसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करने के लिए फैक्ट्रियों में या फिर जो नॉर्मल सर्विस सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर भेजना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ऐसे माहौल बनाने पड़ेंगे, ऐसे नौकरियों के अवसर बनाने पड़ेंगे जो लोग आकर आसानी से काम कर पाए। उसके साथ साथ में हमें स्किल्स लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमारी ज़्यादातर जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा स्किल्ड है ही नहीं, तो वो क्या कर पाएगी इन द फ्यूचर अगर उनके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं। उसके बाद में और भी कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं आप मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ओवरऑल जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अपना पेमेंट है वो बढ़ा दिया है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद से ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से आज ये ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन उसके साथ साथ में कई लोगों की ये भी सवाल है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, ओवरऑल जो लोन है इंडिया के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बारे में। मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा है कि जो इंडिया की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो इक्वल वेट से निकलकर ओवरवेट के अंदर चली गई है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली एक है वो ट्रेडिंग फर्म है, मतलब शेयर मार्केट का काम करती है। तो उन्होंने ये देखा है कि इंडिया के जो ओवरऑल शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एवरेज मार्केट से भी अच्छा परफॉर्म करें। इसका मतलब है कि इंडिया की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया की जो कंपनीज है वो पैसा कमा रही है, और ये सारे के सारे अनुमान हैं वैसे आपको बता दूं। और उसके बाद में जो बाकी के मार्केट्स के जो शेयर मार्केट हैं, बाकी देशों के जो शेयर मार्केट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। वही चाइना की बात करें तो चाइना को डाल दिया है इक्वल वेट के अंदर। इसका मतलब है कि 100 मतलब एक नॉर्मल तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ खास उनके अंदर है नहीं। वैसे चाइना की आपको आज एक असलियत बता दूं कि चाइना का ऐसा माना जाता है कि उनकी जो इकोनॉमी है टोटल वो तकरीबन 19 ट्रिलियन या फिर 18 ट्रिलियन के आसपास है,
लेकिन ऐसा है नहीं। असल में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा सेक्टर है वो तकरीबन 30% है पूरी चाइना की इकोनॉमी का, जो कि पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो कंपनी है हाउसिंग सेक्टर की वो बैंकरप्ट हो चुकी है, और भी कई सारी कंपनीज है जो बैंकरप्ट हो चुकी है। आगे बात करूँ तो उनका जो शिपिंग का जो चार्जेस होता है वो 20% से लेकर 35% के आसपास में बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल ही समझिए आप। और भी उनका जो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो भी लगातार घटता जा रहा है। उन्होंने जो लोन सेंक्शंस किए थे कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, वो लगातार डूबते जा रहे हैं, और इसकी वजह से मेरा एस्टिमेट है, और साथ में मैंने कई लोगों को भी देखा है एस्टिमेट लगाते हुए, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो चाइना की ओवरऑल इकोनॉमी है, जोड़ लगा के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप उसको मानेंगे ना तो 7 से लेके 10 ट्रिलियन के आसपास है। 10 ट्रिलियन भी शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा चाइना की टोटल इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल डाटा है वो कभी चाइना से बाहर आते ही नहीं है। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।